हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रीतिकाल की पृष्ठभूमि। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रीतिकाल की युगीन पृष्ठभूमि के बारे में। किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए अथवा उसका मूल्यांकन करने के लिए उस युग की विभिन्न परिस्थितियों तथा युगीन पर्यावरण को जानना अनिवार्य होता है। इसकी वजह यह है कि युग विशेष का वातावरण उस काल की राजनीति, समाज, संस्कृति, कला, साहित्य आदि से प्रभावित होता है। इसे हिंदी साहित्य के रीतिकाल में भी देखा जा सकता है। इस काल में जो घोर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया, उसके पीछे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुत कुछ दबावदेह हैं। हिंदी के रीतिकालीन साहित्य पर जिन परिस्थितियों का असर डाला, उनका संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह काल घोर हताशा एवं पतन का समय था। इससे पहले अकबर ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर बल दिया और अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ किया। इसके बाद जहांगीर ने राज्य विस्तार की और विशेष ध्यान नहीं दिया। इसने काव्य, संगीत और कला के विकास पर अवश्य ध्यान दिया। जहांगीर के बाद शाहजहां दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। उसके शासनकाल में भी अमन चैन कायम रहा। राजनीतिक शांति के कारण साहित्य में भी कलात्मक अभिरुचियों का विकास होने लगा। शाहजहां का काल सुख, शांति और समृद्धि का काल था। खुद बादशाह साहित्य, कला तथा संस्कृति बेहतर जानकार था। ताजमहल की कला प्रियता का जीवंत सबूत है। शाहजहां की मौत के बाद उसके पुत्र उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे। औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई दारा का कत्ल करके शासन की भागदौड़ संभाल ली। औरंगज़ेब का शासन साम्राज्य विस्तार तथा धार्मिक सांस्कृतिक कट्टरपन का समय था। इसी वजह से साहित्य, कला और संगीत जगत का पराभव को प्राप्त होने लगे। औरंगज़ेब शक्ति मानसिकता का व्यक्ति था। वह ताजिंदगी युद्ध लड़ता रहा। वह ना खुद चैन से बैठा और ना ही उसने किसी को अमन से बैठने दिया। उसकी मौत के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। केंद्रीय शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई और मुग़ल साम्राज्य का पतन सामने दिखने लगा। केंद्रीय शासन तंत्र के कमज़ोर होने से अनेक प्रदेशों में प्रशासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। पंजाब में बंदा वैरागी, राजस्थान में राजपूत और दक्षिण में मराठे मुग़लों के खिलाफ हाथ उठा चुके थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुग़ल साम्राज्य को तबाह कर दिया। उधर अंग्रेज़ मुग़लों की नाकामियों से फ़ायदा उठाकर अपनी सत्ता का विस्तार करने लगे। एक एक करके सभी राजा उनके अधीन होते गए। मुग़ल, मराठों और सिखों की राजनीतिक शक्ति के उत्थान पतन भी इस काल से झेलने पड़े। इस नज़रिए से रीतिकाल अप्रत्याशित हलचलों से भरा वक्त था। भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाकर रीतिकाल की शुरुआत में अंग्रेज़ अपनी स्थिति को मजबूत करते चले गए। मराठा और सिखों जैसी मजबूत ताकतें भी
उनके सामने ठहर नहीं सकी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग जीवन के प्रति अनास्थावादी बन गए और दूसरी तरफ विलास भावनाएं बढ़ती चली गई। खासकर छोटे राजाओं और नवाबों के राज दरबार विलासिता के अखाड़े बन गए। छोटे सोच वाली सामंती मानसिकता इस दौर में दिखने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगज़ेब की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों तथा नवाबों सामंतों का राजनीतिक पतन के साथ साथ नैतिक दृष्टि से भी पराभव हो चुका था। उनका अधिकतर समय रास, रंग और मदिरापान में जाया होने लगा। उस समय के राजमहलों में सुरा और सुंदरी का कब्जा था। यह काल चहुमुखी पतन की चरम सीमा को पहुंच चुका था। कबीर के द्वारा वर्णित निरंकुश, सुल्तान और तुलसी द्वारा चित्रित दशानन, दशामुखी इस पतन के प्रतीक है। बात की जाए रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियों की, तो सामाजिक दृष्टि से भी यह युग अराजकता का युग था। समाज को स्थिति चिंतनीय होने लगी। सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन हो चुका था। राजनीतिक अराजकता के कारण सामाजिक व्यवस्था बर्बाद होने लगी। छोटे छोटे सामंत और नवाब भी मुग़ल बादशाहों की तरह पतन की तरफ तेज़ी से बढ़ते थे। बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दे की प्रथा आदि कुरीतियाँ बढ़ रही थी। वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलने लगा। समाज अंधविश्वासों में फंसकर नष्ट हो चुका था। समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बन चुके थे। गरीबों को लगातार शोषण हो रहा था। गरीब उत्पादक वर्ग का शोषण करके अमीर शौक वर्ग ऐश्वर्य भोग का जीवन बिता रहा था। राजा और सामंत लगातार विलासी होते जा रहे थे। सामान्य जनजीवन गरीब होने के साथ अशिक्षित भी था। बेरोजगारी के कारण उनमें कामचोरी की भावना आ रही थी। अमीरों का नैतिक पतन हो चुका था। भक्ति भावना खत्म हो चुकी थी और कला माध्यम भी वासना पूर्ति के माध्यम बन चुके थे। स्त्री सौंदर्य एवं श्रृंगार के स्थूल पर नग्न वर्णन होने लगे थे। कवि अपने आश्रयदाता सामंतों के मनोरंजन के लिए काव्य रचना करने लगे थे। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि रूढ़ियाँ बढ़ती जा रही थी। जनता ज़्यादातर अशिक्षित थी। भक्ति विषयक सोच का निरंतर ह्रास होता जा रहा था। सामंत विलासिता का शिकार बने हुए थे और शोषितों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा दयनीय बन चुकी थी। कला, संस्कृति, व्यापार, आर्थिक क्षेत्र अनेक प्रकार के संकटों से ध्वस्त हो रहे थे। सामान्य सामाजिक जीवन तो पतन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कथित कुलीन वर्ग भी भीतर से खोखला होता जा रहा था। उचित एवं अनुशासित शिक्षा के अभाव के कारण हिंदू मुस्लिम समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों की वजह से भयानक कष्ट में थे। रीतिकाल की तीसरी परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। जब सभ्यता और संस्कृति का रीतिकाल में पतन होने लगा था, तो धाम, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से जकड़ी हुई थी। धर्म में अनेक विकार आ चुके थे। भक्ति के अनेक संप्रदाय जनता को व्यामोहित कर रहे थे। राधा कृष्ण पर विलासिता खुलकर नाच रही थी। शक्ति और सौंदर्य के रूप भगवान राम भी अब सरयू नदी के तट पर विहार करने वाले छबीले नायक बनकर रह गए थे। निर्गुण संत परंपरा भी विविध रूप धारण कर चुकी थी। मठाधीशों के विरोध करने वाले संतों के आश्रम धर्म की दुकानों में बदलने लगे थे। कबीर और नानक के आदर्श भी लुप्त प्रायः थे। औरंगज़ेब की कट्टरता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे। इसी प्रकार से धर्म की आड़ लेकर मुल्ला अपनी कामशुदा
को तृप्त करने में लीन थे। धर्म और संस्कृति के संरक्षक मंदिर, मठ सभी कुत्सित वासनाओं के शिकार बनते जा रहे थे। पूर्व प्रचलित सभी प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदाय कुत्सित भावनाओं से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सके। अन्य संप्रदायों की देखा देखी सभी के धर्म के नाम पर दुकानदारी पनपने लगी। परिणामतः भक्ति रस स्थूल श्रृंगारता में डूब गया। ऐसी स्थिति में धर्म का मानवीय स्वरूप लगभग नष्ट हो गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के काल में संगीत, काव्य, कला इत्यादि का जो विकास हुआ था, अब वह लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रहा था। इस काल में केवल राजस्थानी और कांगड़ा चित्र शैलियाँ विकसित हुई। बात की जाए रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों की, तो रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थीं। भक्ति को अपदस्थ कर श्रृंगार केंद्र में हुआ था। रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाता और भामंतों की विलासी मनोवृत्ति को तृप्त करने के लिए घोर श्रृंगारिक काव्य रचना कर रहा था। यह घंघोर काव्य निर्मित थी। कला और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे। इस समय का साहित्य उच्च काव्यात्मक आदर्श और मूल्यों से गिर गया था। ज़्यादातर कवि संस्कृत के आचार्यों की भद्दी नकल करके लक्षण और उदाहरण ग्रंथों में के निर्माण में तल्लीन थे। फिर भी भूषण जैसे कवियों ने इस काल में कुछ वीर रस का मौलिक काव्य और घनानंद ने अच्छी स्वच्छंद काव्य भी लिखा। मुगल दरबार में अब भी फारसी भाषा केंद्र में थी। फारसी कवि भी अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। इस प्रकार कविता और कला में दिखावे की आदत बढ़ती जा रही थी। रीतिबद्ध काव्य शैली और श्रृंगारता और अधिकाधिक विकास होने लगा। इस बारे में यही लिखा है, श्रृंगारिकता का दोष रीतिकालीन कवियों का काम था। इसका बहुत कुछ जवाबदेही तत्कालीन सामंतों की विलासी मनोवृत्ति और तद्युगीन वातावरण पर है। हिंदी कवि को दरबारी फारसी कवि से दरबारी करनी पड़ रही थी। यह नहीं भूलना चाहिए, काफ़ी हद तक यह बचे रहने का संकट भी था, क्योंकि उसने पूर्ववर्ती भक्तिकाल कवि की लोकोमुक्ता को ठुकराकर सत्ता मुक्ता को चुना था। उसका यह हश्र होना ही था। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में जाना। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।